कैसे हो दोस्तों आप सभी क्या मैं आपके चैनल द सक्सेस माइंड @ पे भारतीय भूगोल यानी कि भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हर सेशन की तरह ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो तैयार की जाती है। द सक्सेस माइंड @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। आप सिविल डिपार्ट के किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं दोस्तों। सिविल डिपार्ट के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC की हो, UPSC हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता हो ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। बात समझे दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है श्योक, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी और चौथा है सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी मानी जाती है। फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कशन किया गया है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए 1 लाइनर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे आप उतना ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। श्योक, चिनाब, रावी, सतलज। तो दोस्तों जो नदी सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी मानी जाती है वो है सतलज, जो कि ऑप्शन आपके डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा है गोमती नदी और चौथा है गंडक नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। कमेंट में आंसर ज़रूर करें। इससे आप अपना आकलन कर पाएंगे कि हम कितना प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है वो है यमुना नदी, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाकल, हरनाव, हतमती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। बात समझ में दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वाकल, हरनाव, हतमती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन है माही नदी, तीसरा है साबरमती और चौथा है लोहित। तो वाकल, हरनाव और हतमती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो वाकल, हरनाव, हतमती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। आपके ऑप्शन थे लूनी नदी, महानदी, साबरमती और लोहित। तो दोस्तों वाकल हो गया, हरनाव हो गया, हतमती हो गया, जिसकी सहायक नदियां हैं उस नदी का नाम क्या है। तो उस नदी का नाम है साबरमती, जो ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है।
पहला है यह नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है वो जल विद्युत विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। और चौथा क्या है, वे आसपास के वातावरण को मध्यम नहीं बनाते हैं। तो झीलों के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको उसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है और कथन भी आपके सामने है। कि झीलों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये देखते हैं। तो यह नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। झील जो है वो नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो उपयोग होता है वो जल विद्युत विकसित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा है, वे आसपास के वातावरण को मध्यम नहीं बनाते, तो ये भी आपके कथन जो है वो गलत हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका कथन प्यारे दोस्तों पहला, तीसरा और चौथा गलत है। आइए देखते हैं कौन से कूट पे दे रहा है, कौन से ऑप्शन पे दे रहा है ये। जी हाँ दोस्तों, पहला कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा कह रहा है पहला और दूसरा, और सी कह रहा है पहला, तीसरा, चौथा, और डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्यारे दोस्तों पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा डुबकी प्रकार का झरना है। बात समझ में आए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा डुबकी प्रकार का झरना है। पहला है नोहक लिकाई झरना, दूसरा दूध सागर झरना, तीसरा खंडधार झरना और चौथा है मीन मुट्टी झरना। बात समझ में आए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा डुबकी प्रकार का झरना है। पहला जो कथन है वो क्या है, या पहला जो ऑप्शन है कह सकते हैं वो कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है वो है नोहक लिकाई झरना, दूसरा है दूध सागर झरना, तीसरा है खंडधार झरना और चौथा है मीन मुट्टी झरना। तो जो झरना सबसे ऊंचा डुबकी प्रकार का झरना माना जाता है वो है प्यारे दोस्तों नोहक लिकाई झरना, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक है। पहला है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, सी ऑप्शन है कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन और चौथा है ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन। तो निम्नलिखित में से भारत के किस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों। इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, ये चैनल आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाएगा दोस्तों। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अभी आप तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। जून के मंथ में या फिर जुलाई लास्ट में दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए भी ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए, इसको समझिए, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, शुरुआत से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। तो निम्नलिखित में से भारत की किस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक है। तो भारत के जिस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक है उसका नाम है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है थर्मल पावर स्टेशन और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपको ये बताना है कि थर्मल पावर स्टेशन और जो उसके स्थान हैं वो दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है रियन थर्मल पावर स्टेशन पंजाब में है, सीपत थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में है, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन नई दिल्ली में है, फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल। तो थर्मल पावर स्टेशन और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है।
फटाफट से उत्तर दीजिए। रिहन थर्मल पावर स्टेशन पंजाब में स्थित है। सीपत थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में स्थित है। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन नई दिल्ली में स्थित है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। थर्मल पावर स्टेशन और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों, अगर हम रिहन थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये पंजाब में स्थित नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। सीपत थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन नई दिल्ली सही है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी तीनों सही हैं, तो पहला गलत है। रिहन थर्मल पावर स्टेशन पंजाब, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है? पहला है जैविक खेती, दूसरा है वाणिज्यिक खेती, तीसरा है व्यापक और गहन खेती, चौथा है स्थानांतरित खेती। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ये सेशन भी आपके और सेशन की तरह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पसंद करेंगे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है? जैविक खेती, वाणिज्यिक खेती, व्यापक और गहन खेती, चौथा है स्थानांतरित खेती। प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो निर्वाह खेती का उदाहरण माना जाता है वो है प्यारे दोस्तों जैविक खेती। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये तो, कि चावल, दालें, गन्ना, गेहूँ। तो ये गेहूं से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों का पालन के लिए नहीं किया जाता? बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का जो उपयोग है वो रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है सागौन, दूसरा अरंडी, तीसरा ओक और चौथा है सहतूत। फटाफट से उत्तर दीजिए। किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम के कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर बात की जाए कि किस पौधे की पत्तियों का जो उपयोग है वो रेशम के कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है, तो वो है प्यारे दोस्तों सहतूत। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी दोस्तों सागौन हो गया, अरंडी हो गया, ओक हो गया, इन सभी का उपयोग, पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? बस में दोस्तों, लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? पहला जो ऑप्शन है वो है फूल की कली, दूसरा है फल, तीसरा है तना, चौथा है जड़। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप अपने चैनल पर नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो लौंग की बात करें तो लौंग फल से प्राप्त होती है, फल होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न प्यारे दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन समानांतर फसल का उदाहरण है? बस में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समानांतर फसल का उदाहरण है? पहला है गेहूँ प्लस सरसों, यानी गेहूँ और सरसों। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कपास और गेहूँ, तीसरा है ज्वार और आलू और चौथा है आलू और चावल। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल समानांतर फसल का उदाहरण है? फटाफट से उत्तर दीजिए। पहले दोस्तों, हर सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन किया गया है, प्लेलिस्ट बनाई गई है हर सब्जेक्ट की अलग अलग। आप चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट में जा कर के हर वीडियो को शुरुआत से अंत तक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समानांतर फसल का उदाहरण है?
तो दोस्तों समानांतर फसल का जो उदाहरण माना जाता है वो होता है गेहूँ और सरसों। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सब सारी श्रृंखलाएँ हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है? पहला जो पहला जो ऑप्शन है वो है महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। सी ऑप्शन है हवाई मार्ग और चौथा है सोने के व्यापार के तरीके। निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से किसको जाना जाता है तो महासागरीय शहरों को जोड़ने वाली जो रेल लाइनें होती हैं उसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक योंग हवाई अड्डा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बस समझ में दोस्तों, पाक योंग हवाई अड्डा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला जो है वो सिक्किम, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश। पाक योंग हवाई अड्डा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर बात की जाए पाक योंग हवाई अड्डे की तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें 24 घंटे नौवहन सुविधा उपलब्ध है? बस में दोस्तों 24 घंटे नौवहन सुविधा उपलब्ध होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है NW1, NW2, तीसरा ऑप्शन है NW3, चौथा जो ऑप्शन है वो है NW5। फटाफट से उत्तर दीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जिसमें 24 घंटे नौवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें 24 घंटे नौवहन सुविधा उपलब्ध है वो है NW1। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। और करना क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार देखना है। पहला है पांडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दमन और दीव। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला क्या कह रहा है? पांडुचेरी, दूसरा दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़, चौथा है दमन और दीव। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों पहला है चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली। बस समझिए दोस्तों। उसके बाद पांडिचेरी, फिर दमन और दीव। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 3, 2, 1, 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन पे दे रहा है, वही आपका ये देखिए दोस्तों 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा है मध्य प्रदेश। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य ऐसा है जिसमें ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू समुदाय की है? भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू समुदाय की है? पहला ऑप्शन है 52%, बी ऑप्शन है 61.23%, सी ऑप्शन है 68.12% और डी ऑप्शन है
79.80%। उत्तर दीजिए। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू समुदाय की है? प्यारे दोस्तों फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो भारत की अगर बात की जाए दोस्तों तो 52% जनसंख्या जो है वो हिंदू समुदाय की है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला जो ऑप्शन है वो है इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और डी ऑप्शन है सीनो तिब्बती भाषा परिवार। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? क्या ऑप्शन इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और डी ऑप्शन है सीनो तिब्बती भाषा परिवार। प्यारे दोस्तों भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो सीनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में पश्चिमी घाट शामिल है। तो पश्चिमी घाट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, उपरोक्त सभी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इसका सरल उत्तर है। तो वो होगा प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता सबसे अधिक है? बात समझाए दोस्तों। प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता सबसे अधिक है? पहला है गया, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है नालंदा, चौथा है पटना। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो बिहार के जिस जिले में सिंचाई क्षमता सबसे अधिक है वो है प्यारे दोस्तों गया। बात समझिए दोस्तों, क्या है? गया। शेखपुरा, नालंदा, पटना। तो बिहार के जिस जिले में सिंचाई क्षमता सबसे अधिक है इसका जो उत्तर होगा वो होगा पटना। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथपा झांकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाथपा झांकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पहला है पद्मा नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा चिनाब नदी, चौथा है झेलम नदी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो नाथपा झांकड़ी जल विद्युत परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो है सतलुज नदी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा विंध्य और चौथा है पश्चिमी घाट। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो अगर बात की जाए उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला की तो ये पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा प्रभाग कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं तक फैला हुआ है? भारत का प्रमुख वैज्ञानिक दृष्टि से युवा प्रभाग कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं तक फैला हुआ है? तो भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा प्रभाग जो भारत की एक उत्तरी सीमाओं तक फैला हुआ है वो कौन सा है? तो वो है उत्तरी मैदान। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में, उड़ीसा में, गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोरमुगांव बंदरगाह स्थित है प्यारे दोस्तों गोवा में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझिए दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला।
इसी प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में हम फिर हाजिर होंगे दोस्तों। इसी सीरीज़ में जो कि प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।